गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जैसे ये वीडियो देख रहा है। आई एम उमर आठी हियर हु इज़ रिप्रेजेंटिंग द बुक ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस, चैप्टर नंबर 11, अपीयरेंसेस एंड आर्ट ऑफ एडिकेसी। फर्स्ट अपने क्या करते हैं, मीनिंग समझते हैं ये चैप्टर का। अपीयरेंसेस का मतलब क्या होता है, कोई भी CA, CS या CMA किसको राइट है कि वो अपीयर कर सकते हैं कौन से फोरम में, जैसे कि अपने आगे पढ़ेंगे, जैसे कंपनीज एक्ट हुआ, फिर ट्राई हुआ। अपना फोरम बहुत बड़ा है जो CS कर रहा है। मतलब लोगों को लगता है कि CS सिर्फ, लोग अच्छे से इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि CS है सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट्स है, पर इसमें बहुत नॉलेज गेनिंग है, बहुत कुछ है। अपने आगे देखते हैं, ये 2 पार्ट्स है ये चैप्टर का। अपीयरेंसेस एंड आर्ट ऑफ एडिकेसी। अपीयरेंसेस का मतलब मैंने बताया कि कैसे अपने आगे, मतलब कैसे अपने रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आर्ट ऑफ एडिकेसी मतलब कैसे एक एपेलेंट कैसे अपीयर कर सकता है, कोर्ट को कैसे कन्विंस कर सकता है, उसके एटिकेट्स क्या होने चाहिए। अपनी चलो बढ़ते हैं, मतलब आगे इस चैप्टर की अपने को धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। ये सब आपको अपना बुक खोल के रखना है एंड मेरा हैंड रिटन नोट्स देखना है। बहुत सिंप्लीफाइड वे में है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, पर एक बार बुक को गो थ्रू कर लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट अपने देखते हैं राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। अगर याद होता है सेक्शन तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा है, इसके ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्ज़ाम व्यूअर पर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक बार आप गो थ्रू करोगी, जैसे मेरा नोट्स लिखा हुआ है, आपको इजीली याद रह जाएगा। मैं आपको फिर आगे वाले वीडियोस में सब ट्रिक्स भी बता दूंगी कैसे अपने सेक्शंस लर्न कर सकते हैं कनेक्ट करके। चलो फर्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं, कैसे एक कंपनी सेक्रेटरी CA, CS या CMA कैसे किस को राइट है वो एपेलेट ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल के बिफोर रिप्रेजेंट करने का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 432 ऑफ कंपनीज एक्ट डीलिंग राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, वो राइट दिया गया है, लीगल उनको दिया गया राइट लीगल रिप्रेजेंटेशन को, विच इन्वेजेस दैट एक एप्लीकेंट या कोई एपेलेंट वो अपीयर हो सकता है या तो खुद अपने एज अ पर्सन, या वो ऑथराइज कर सकता है कोई CA या कोई CS या कोई CMA को एज अ लीगल प्रैक्टिशनर और एज अ ऑफिसर, ताकि वो प्रेजेंट कर सके उसका केस बिफोर द ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल। फिर सेकेंड में ट्राई क्या दिया गया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेक्शन नंबर 17 है ऑफ सेक्शन नंबर 17 ईयर 1997। ये ऑथराइज करता है CA को जिसका सर्टिफिकेट है, जिससे सर्टिफिकेट इन प्रैक्टिस ऑब्टेन कर चुका है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज C ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। वो और जिससे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लिया है वो अपीयर कर सकता है एपेलेट ट्रिब्यूनल के बिफोर। फिर वैसे ही सेबी में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15V ऑफ सेबी एक्ट वो परमिट करता है एप्लीकेंट को कि या तो वो खुद या तो फिर वही CA, CS या CMA या लीगल प्रैक्टिशनर को अपना केस प्रेजेंट करे। कौन है इनका एपेलेंट अथॉरिटी का नाम होता है SAT का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल। फिर वैसे ही कंपटीशन एक्ट है, CCI है, तो ऑफ कोर्स इसमें भी सेक्शन 35 के तहत है। एंड ये भी CA, CS इन प्रैक्टिस को, नॉट CS, ओनली CS इन प्रैक्टिस को, आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे सिर्फ CA का है, CA, CS, CMA है, कहाँ पे सिर्फ CS का है। इसलिए मैंने ये सब हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं ताकि अपने डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। सिर्फ CCI में CS इन प्रैक्टिस को दिया गया है राइट कि वो प्रेजेंट कर सकता है, उसको ही अथॉरिटी दिया गया है कि वो अपीयर कर सकता है अपना केस कंपटीशन। ये ऑथराइज किया गया है कि वो CCI के सामने जा सकता है, लोगों का केसेस को एज अ रिप्रेजेंटेटिव हैंडल कर सकता है। उसके बाद अपने देखते हैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। इसमें दिया गया है वही CS जिसका सर्टिफिकेट होल्ड हुआ है वो अपीयर कर सकता है बिफोर एपेलेट ट्रिब्यूनल, रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट एंड एपेलेंट। कि कैसे कंपनी सेक्रेटरी का क्या मतलब कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेट होल्ड कर लिया, वो कैसे रिप्रेजेंट हो पाएगा रिट में। इसके क्या करते हैं, मैंने जॉट डाउन किया है 2 पॉइंट्स
इसमें 3 पॉइंट्स है बुक में, पर मैंने 2 पॉइंट्स में जॉट डाउन कर दिया। अपने के जस्ट में पढ़ते हैं तो अपने को जल्दी याद रह जाता है। एंड अपनी जैसे मैंने नोट्स बनाए, आप भी अपने हाथों से ऐसे नोट्स बनाएंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा। इसमें क्या है, कैसे अपनी कंपनी सेक्रेटरी रिप्रेजेंट कर सकता है एज अ पर्सन और बिफोर द ये रिट के अथॉरिटी के सामने फॉर क्यों रजिस्ट्रेशन ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, फिर वो रिप्रेजेंट कर सकता है एज अ पर्सन बिफोर दैट ऑफ द रियल एस्टेट एपेलेंट और ट्रिब्यूनल, फिर रिप्रेजेंट कर सकता है एज अ पर्सन बिफोर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अब अपने क्या करते हैं, अपने को देखना है कि ये जो एपेलेंट ऑथोरिटीज़ है ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। देखो 2 तरीके की, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द NCLT, फिर अपना अपील होता है बिफोर और ये फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अपील टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट अपने क्या करते हैं, देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसका सेक्शन, और इसमें सेक्शन में आपको ट्रिक, मेरा जो नोट्स है आप देख रहे होंगे, इसमें सब में 2 का गैप है। जैसे देखो आप NCLT में सेक्शन 408 है तो NCLAT में 410 है। वैसे ही अपील ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल 421 है तो अपील टू सुप्रीम कोर्ट 423 है। आप एक बार ये नोट्स देख लोगे ना और बुक को गो थ्रू कर लोगे ना, बस एग्ज़ाम में आप ऐसे ही क्रैक हो जाओगे। फिर ये NCLT ये कौन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है ये ट्रिब्यूनल। इसमें कौन कौन हो सकता है, इसमें एकदम बेसिक लॉजिक है। ऑफ कोर्स इसमें ये ट्रिब्यूनल में कौन सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स होंगे इसमें, जैसे कि फर्स्ट है अपना ये प्रेसिडेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है ट्रिब्यूनल टू बी नोन एज द NCLT, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिसमें प्रेसिडेंट होना चाहिए इसके अंदर और जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स होना चाहिए एज द सेंट्रल गवर्नमेंट डीम नेसेसरी टू बी अपॉइंटेड, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगे, और वो अपना पावर्स और फंक्शंस वैसे ही डिस्चार्ज कर देता है। एंड कन्फर्ड अंडर द एक्ट एज पर द एक्ट लॉ एंड टाइमिंग एंड फोर्स। वैसे ही अपने अगर देखिए तो एपेलेंट ट्रिब्यूनल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एपेलेंट ट्रिब्यूनल कैसे बनेगा, आप लोग खुद ही लॉजिक लगा सकते हैं। अब तो हायर अथॉरिटीज़ ही है ये, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे है तो यहाँ पे कौन अपॉइंट होगा, यहाँ पे चेयरपर्सन अपॉइंट होगा और उनके कोई टेक्निकल या जुडिशियल मेंबर्स होंगे और 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और इन लोग का काम क्या होगा, ये लोग देखेंगे कि ट्रिब्यूनल का क्या ऑर्डर है, क्या क्या कोई भी डायरेक्शन डिसीजंस या फिर ऑर्डर रेफर्ड हुआ है अंडर सेक्शन 53N of Competition Act 2002 in order with the provisions of Act। फिर अपने देखते हैं अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, जो है सेक्शन 421 ऑफ कंपनीज एक्ट। इसके तहत क्या बोला गया है कि अगर इसमें से 5 पॉइंट्स आप मैंने जॉट डाउन जैसे किए आप वही देख लेंगे तो एनफ रहेगा। इसको ये जो पैराग्राफ में अपने पढ़ते हैं ना तो लिटरली अपने को इतना अच्छे से नहीं होता, पर आप अगर अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स बना लोगे ना, सच में आपको बहुत यूज़फुल होगा एग्ज़ाम में। आप मेरा ही हैंड रिटन नोट्स देख लो, आपको बहुत ईजी लगेगा कि ठीक है एग्ज़ाम के लास्ट एक दिन पहले अगर अपने ये सब देखिए तो आराम से क्लियर हो जाता है और इतना टाइम भी नहीं रहता एग्ज़ाम के पहले पूरा इतना बुक को गो थ्रू करो, इतना पैराग्राफ्स देखो। तो आई विल सजेस्ट कि सब अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। चलो अपने आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्या है, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल। सेक्शन नंबर 421 बोलता है कंपनीज एक्ट का कि अगर कोई भी पर्सन अग्रीव्ड हुआ बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल तो वो अपील कर सकता है एपेलेट ट्रिब्यूनल को। से फॉर एग्जांपल अगर मतलब घर पे आपके छोटे भाई बहन हैं, वो आप लोग का उनसे लड़ाई झगड़ा हो गया, आप लोग उनका बात आप बोल रहे हो कि नहीं मैं करेक्ट हूँ, वो बोल रहे कि नहीं मैं करेक्ट हूँ, तो आप लोग किसके पास जाते हो, अपने मम्मी पापा के पास जाते हो। फिर मम्मी पापा के पास जाते हो तो वो ऐसे समझ लो कि वो ट्रिब्यूनल है और आप लोग पर्सन अग्रीव्ड हो, तो आप लोग जो पर्सन अग्रीव्ड हो वो ट्रिब्यूनल के पास गए। अगर आपका वैसे ही अगर मम्मी पापा ने भी डिनाई कर दिया या मम्मी पापा आपका बात नहीं माने और आप करेक्ट हो तो आप फिर दादा दादी जी के पास जाते हो तो वो आपके एपेलेट ट्रिब्यूनल है। तो इसके थ्रू अगर आप लोग का बात मम्मी पापा ने नहीं माना और आप गए एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, तो वैसे ही है कि अगर कोई भी पर्सन अग्रीव्ड हुआ, अगर ट्रिब्यूनल उसको लगा कि ट्रिब्यूनल ने ठीक नहीं बोला, जैसे आपको लगा मम्मी पापा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं दिया तो आप गए अपने दादा दादी जी के पास, वैसे ही ये लोग पर्सन जो अग्रीव्ड अगर उनका बात ट्रिब्यूनल ने उनको लगा कि ट्रिब्यूनल सही नहीं है तो
वो लोग अपील करते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। और अगर आप लोग दोनों भाई बहन में पहले ही दोनों अपना कंसर्ट कर लिए तो फिर आप लोगों को तो ये जो भी है तो अपील नहीं जाएगा फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल में, अगर ऑर्डर मिल गया है ट्रिब्यूनल का विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज़। अगर आप लोग दोनों का मम्मी के साथ अच्छे से आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ अपना अच्छे से ख़त्म कर दिए इश्यूज़ एंड मम्मी भी अग्री हो गई तो फिर ये बात एपेलेट ट्रिब्यूनल तक जाएगा ही नहीं, मतलब दादा दादी के पास जाएगा ही नहीं। ये अपील आप कब तक कर सकते हो? 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल इज़ बीन मेड अवेलेबल टू द पर्सन अग्रीव्ड। सिर्फ 45 डेज दिया जाता है जब से ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है। आपको एज यूजुअल एक फॉर्म और फी देना पड़ेगा जो भी प्रेस्क्राइब्ड है। और एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या करता है, आपका जो आया है ना अपील वो उसको 45 डेज अच्छे से गो थ्रू करता है और एक्सटेंड भी कर सकता है। एपेलेट ट्रिब्यूनल में एंटरटेन द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट सेट बट within a further period not exceeding 45 days if satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the time। अगर आपने 45 डेज तक फाइल नहीं किया है उसके बाद फाइल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो एंटरटेन कर लेगा पर आपको सफिशिएंट कॉज शो करना पड़ेगा। उसके बाद अपने देखते हैं कि ये जो अपील कर रहा है दोनों पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होता है। और ये जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल का कॉपी है ये किस किस को जाता है, ये जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल सब अपना डिसीजन दे के 2 जन को भेजते हैं, एक ट्रिब्यूनल और एक पार्टीज ऑफ अपील को। ऑफ कोर्स जो एंगेज होते हैं उसे कोई भेजता है। फिर एक ही अपील टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अपील टू सुप्रीम कोर्ट में है, ये सेक्शन 423 है। देखो आप लोग खुद एक चीज़ नोटिस करो, अपील ऑर्डर टू ऑफ ट्रिब्यूनल 421 है और अपील टू सुप्रीम कोर्ट 423 है, 2 का गैप है। और NCLT में और NCLAT में भी 2 का गैप है, 408 और 410। तो ऐसे थोड़ा लिंक करके पढ़ोगे तो इट विल बी ईजी। एंड ये इसका सच बोलो तो ब्राउनी पॉइंट्स मिलता है। आप सेक्शन याद कर लो तो बहुत अच्छा है। ये सब कंपनी एक्ट के सेक्शन है। आप CS हो, इतना बेसिक सेक्शंस आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर अपने देखते हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात आ गई। सुप्रीम कोर्ट मतलब ये तो सबसे हाईएस्ट ये कोर्ट ऑफ लॉ है। तो अगर कोई भी पर्सन अग्रीव्ड हुआ एपेलेट ट्रिब्यूनल से तो वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट को 60 डेज़ के अंदर अंदर। जब से किसका ऑर्डर आना चाहिए आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। फर्स्ट ट्रिब्यूनल होता है, फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो किसका आना चाहिए? जिसका ऑर्डर द एनी पर्सन हु इज़ बीन अग्रीव बाय द ऑर्डर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, वो किसको फाइल करेगा, किसको अपील करेगा कि मेरा बात सुनो। ऑफ कोर्स कोर्ट ऑफ द लॉ को, सुप्रीम कोर्ट को। उसके ऊपर तो कुछ है नहीं। और कितना दिन में करना पड़ेगा उसको? 60 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा, 60 डेज़ के अंदर अंदर करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल टू हिम। और एक बात हमेशा याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के पास क्वेश्चन ऑफ लॉ ही जाता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट में जाता है। मैं ये चैप्टर नंबर 1 और 2 में इसके बारे में दिया गया है, अगर हो पाएगा तो मैं ये डालूंगी, पर तब तक के लिए आप लोग ये याद रखना। एंड इट इज़ बीन नोटेड दैट एपेलेंट अगर सफिशिएंट, वो वही है जैसे कि अगर उसने सफिशिएंट कॉज शो कर दिया तो उसका फर्दर पीरियड एक्सटेंड हो सकता है विद आफ्टर 60 डेज़।